सुप्रभातम। नवीन राजस्थान सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन शिक्षण कक्षाओं में कक्षा 10 में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। आज हम लेक्चर 3 में लेसन 4 के क्वेश्चन आंसर हल करेंगे। 1 और 2 में हमने लेसन 4 का भावार्थ पढ़ा था। अब लेक्चर 3 में इस पाठ के जो अभ्यास प्रश्न हैं अर्थात जो प्रश्नोत्तर है वो हल करने जा रहे हैं। तो आप सभी विद्यार्थी पेंसिल से अपनी नोटबुक्स में पुस्तक में जो भी सही आंसर है वो लिखते जाइए और प्रश्नों को हल करते चलिए। सबसे पहले इसमें देखो वस्तुनिष्ठ प्रश्न आते हैं। वस्तुनिष्ठ यानी एबेसेड 4 ऑप्शन है और चारों में से जो सही उत्तर है वो क्रमाक्षर में हमें लिखना है। देखिए ध्यान रखिए, पहले में मैं बार बार कह चुका हूँ कि आपको आंसर जो है वो पेंसिल से लगाने हैं, पेन से नहीं लगाने हैं। सबसे पहला वस्तुनिष्ठ में प्रश्नों में पहला प्रश्न बनता है कि बालकः सिंह शिशो किम गणयितुम् इच्छति। बालकः सिंह शिशो किम गणयितुम् कथयति। बालक सिंह शावक से क्या गणना करने के लिए कहता है। तो अपन ने पढ़ा था, पाठ में भी आया था कि जरम्बस्व सिंह दंतास्ते गणित। इसमें 4 ऑप्शन है, केशान, नखान, दंतान, पादान। तो इसमें सही जो आंसर है वो आएगा, बताओ, ग यानी दंतान, दांतों को। इसमें सही उत्तर का ऑप्शन है ग और ग में जो उत्तर है वो है दंतान यानी दांतों को गिनने के लिए कह रहा है। बालक सिंह शावक को दांतों की गिनती करने के लिए कह रहा है। बालकस्य किम नाम आसीत्। क्वेश्चन नंबर 2 है, बालकस्य किम नाम आसीत्। बालक का क्या नाम था। बालक का क्या नाम था। रिपुदमन, दुष्टदमन, हरिदमन, सर्वदमन। अब इस 4 ऑप्शनों में से देखो इसका उत्तर आएगा सर्वदमन। जब भी तो वो बालक आश्रम में सभी की बातों को सुनकर उनका दमन कर देता था। सर्वदमन। इसके बाद देखो आगे तीसरा प्रश्न जो है उसमें तापसी कस्य क्रीडनकम् आनेतुम् गच्छति। तापसी कस्य क्रीडनकम् आनेतुम् गच्छति। तापसी कस्य क्रीडनकम् आनेतुम् गच्छति। यानी तापसी जो है किसका खिलौना लाने के लिए कहती है। इसमें 4 ऑप्शन है, मारीचस्य, सर्वदमनस्य, मार्कंडेयस्य, दुष्यंतस्य। यानी वो मार्कंडेय ऋषि के रंग से रंगा हुआ मिट्टी का खिलौना लाने के लिए कहती है। तो इसमें ऑप्शन आएगा तीसरे के उत्तर में। अब मार्कंडेय कौन से में है, ग, तो ये वो उत्तर आ जाएगा ग, मार्कंडेयस्य। मार्कंडेयस्य। इसके बाद चौथा प्रश्न है, जातकर्म समये। क्वेश्चन नंबर 4, जातकर्म समये
कह बालकाय अपराजिता बालकाय अपराजिता नाम औषधिम नामौषधिम ददाति। जातक्रम संस्कार के समय कौन बालक के लिए अपराजित नाम की औषधि देता है? दुष्यंत है, मारीच है, शकुंतला, मार्कंडेय। बताओ कौन देता है? जातक्रम संस्कार के समय जो अपराजित नाम की औषधि किसने दी थी? महर्षि भगवान मारीच ने तो दी थी रक्षा के लिए। तो इसमें मारीच जो है ख, इसका आंसर आएगा। उत्तर में आएगा ख, और ख में जो आंसर है वो लिखेंगे मारीच। इसके बाद पांचवा है तापसी केन पदार्थेन निर्मितम मयूरम आनयति। क्वेश्चन नंबर 5 में तापसी केन पदार्थेन निर्मितम मयूरम आनयति। तपस्वी जो है वो तापसी स्त्री किस पदार्थ से निर्मित मोर लाने के लिए कहती है? जो मिट्टी का खिलौना लाने के लिए कही थी वो किस पदार्थ का बना हुआ था? अब वो स्वर्ण से निर्मित था, या ताम्र निर्मित था, या काष्ठ निर्मित था, या मृत्तिका निर्मित था? तो मिट्टी का बना हुआ ही तो था, तो घ इसमें आंसर आ जाएगा मृत्तिका निर्मितम। ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। इस तरह आपको इनमें 4 ऑप्शन थे, हमने चारों में से सही उत्तर ढूंढ के लिख दिया। अब आते हैं लघुत्तरात्मक। लघुत्तरात्मक जो प्रश्न है यानी हमें उनका पूर्ण उत्तर लिखना है। लघुत्तरात्मक प्रश्नों का उत्तर हमें अपनी बुक्स में से ढूंढकर लिखना है। जिसमें पहला प्रश्न है, देखो, बालक कस्य वंशस्य आसीत्। पहला, बालक किस वंश का था? बालक है कस्य वंशस्य आसीत्। बालक किस वंश का था? तो उसमें आया था ना कि इसके क्षत्रिय वंश में है, तो ये कौन से वंश से? तो उसने तापसी ने कहा था ना कि पुरु वंश का। तो यहाँ जो प्रश्न में देखो, प्रश्न में इससे हम उत्तर बनाएंगे। तो यहाँ प्रश्नार्थ शब्द आया कस्य, इसको रेखांकित कर दो और इसके स्थान पे अपन को लिखना है, पूरा उत्तर बन जाएगा अपना बालक है पुरु वंश से, इसमें जुड़ी जाएगा पुरु वंश से आसीत्। बालक है पुरु वंश से आसीत्। सर्वदमनस्य मणिबंधे किम आबद्धम आसीत्। क्वेश्चन नंबर 2 है सर्व दमनस्य मणिबंधे किम आबद्धम आसीत्। आसीत्। सर्वदमन के मणिबंधे, मणिबंध का मतलब कमरबंद पर
किम आबद्धम आसीत, क्या बंधा हुआ था? तो भगवान मारिच के द्वारा रक्षा सूत्र से बंधा हुआ था। तो किम के स्थान पे यानी इसमें से बन जाएगा, इस किम को यहाँ हटा देंगे अपन, इस प्रश्नवाची शब्द के स्थान पे उत्तरात्मक शब्द हो जाएगा सर्वदमनस्य मणिबंधे रक्षाकरंडकम आबद्धम आसीत। सर्वदमन के मणिबंध पर रक्षा करंडक यानी रक्षा सूत्र आबद्धम आसीत बंधा हुआ था। ये अपना उत्तर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में है बालकस्य पितु किम नाम आसीत। बालकस्य पितुः किम नाम आसीत। बालक के पिता का क्या नाम था? तो बताओ बालक के पिता का क्या नाम था? अंत में अपन ने नाटक पढ़ा, तो नाटक में उस सर्वदमन को भी ये एहसास हो गया भाई ये अपने पिता है, और दुष्यंत को भी ये पुत्र एहसास हो गया था भी ये अपना पुत्र है। तो बालक के पिता का क्या नाम था? दुष्यंत है। तो बालकस्य पितु नाम दुष्यंत आसीत, इसकी जगह अपन ने इसमें ढूंढने प्रश्न को, और अपना पूरा उत्तर हो जाएगा बालकस्य पितुः नाम दुष्यंत आसीत। बालक के पिता का नाम दुष्यंत था। बालक सर्वदमनः कस्य सकाशम गंतुम इच्छति। क्वेश्चन नंबर 4 है बालक है सर्वदमनः कस्य सकाशम गंतुम इच्छति। गंतुम इच्छति। बालक सर्वदमन किसके समीप जाना चाहता था? तो देखो अपन नाटक में पढ़े थे, यानी जब दुष्यंत उसको आलिंगन करने की कोशिश कर रहे थे और आलिंगन कर रहे थे, तो बालक ने कहा था कि अहम मातु सकाशम गंतुम इच्छामि, कि मैं तो मेरी माता के समीप जाना चाहता हूँ। तो इसमें जाएगा कस्य के स्थान पे, यहाँ रेखांकित कर लो, इसके स्थान पे जाएगा मातुः। बालक है सर्वदमनः मातुः सकाशम गंतुम इच्छति। बालक सर्वदमनः मातुः सकाशम गंतुम इच्छति। बालक सर्वदमन माता के समीप जाना चाहता है। ये लघुत्तरात्मक प्रश्न हो गए। इसके बाद देखो अपने आते हैं व्याकरणात्मक प्रश्न। समझ गए प्यारे बच्चों? तो आपको ये नोटबुक में हल करना है, जो भी आपको गृह कार्य में दिए जाएंगे। व्याकरणात्मक प्रश्नों में देखो, व्याकरणात्मक जो प्रश्न होते हैं उनमें संधि, समास, प्रत्यय, उपसर्ग, वाक्य निर्माण,
पर्यायवाची और विलोम आदि सब प्रकार के प्रश्न वो हमसे पूछता है। इसमें देखो सबसे पहले संधि पूछी है, संधि विच्छेद किया हुआ है, आपको संधि पद बनाकर उसमें प्रयुक्त संधि का नाम लिखना है। तो व्याकरणात्मक प्रश्नों में पहला प्रश्न आता है संधि निम्नलिखित पदानाम संधि कुरुतः, निम्नलिखित पदानाम संधि कुरुतः, निम्नलिखित पदों की संधि करो। खलु प्लस अयम, जिसमें पहला है खलु धने अयम, दूसरा है कह प्लस अस्से, कह धन अस्से, तीसरा है एक प्लस अन्वय, चौथा है मृग प्लस इंद्रम, और पांचवा है सह प्लस एव, सह धन एव। ये देखो 5 है। इसके साथ साथ पाठ के बीच में जब शब्द आए थे तो पाठ पढ़ाते समय आपको समझाए भी गए थे जो संधि पद आए थे, और ये प्रश्नों में भी आ गए हैं कुछ, तो इनको आप समझ लीजिए कैसे हल करना है। इनमें हमें इसको हल करने के लिए सबसे पहले संधि के नियम याद होने चाहिए। भाई इस संधि में इस नियम से ये वर्ण यहाँ परिवर्तित होता है, ये संधि होती है। तो सबसे पहले दिए गए पदों को दो संधि में ध्यान रखिए, संधि में केवल 2 ही वर्णों का मेल होता है, तीसरा वर्ण नहीं मिलता, अर्थात वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। और संस्कृत में कहा भी गया है कि वर्ण संधानम संधि, अर्थात वर्ण यानी वर्णों के संधान मिलने को ही संधि कहते हैं, वर्णों के मिलने को ही संधि कहते हैं, वर्णों के मिलने को ही संधि कहते हैं। तो यहाँ संधि में वर्ण मिलते हैं, और ध्यान रखिए समास में शब्द मिलते हैं। तो यहाँ इसका ये और ये दोनों वर्ण तो मिलेंगे संधि में, दोनों वर्ण मिलने के बाद जो परिवर्तन आएगा, कौन सा वर्ण परिवर्तित हो रहा है, वो परिवर्तित होकर संधि हो जाएगी। जैसे पहला खलु प्लस अयम, तो यहाँ देखो पहले पद में उ आ रहा है, यहाँ आ रहा है ए। तो अगर पहले पद में उ हो और दूसरे पद में कोई असमान स्वर वर्ण आए, ई उ री ली, इन वर्णों को इक वर्ण बोलते हैं। ई उ री ली, इन वर्णों को क्या बोला जाता है, इक वर्ण। तो यहाँ इक वर्णों के स्थान पे यण वर्ण हो जाएंगे। क्यों होंगे, क्योंकि पहले पद में इक वर्ण आ रहे हैं, दूसरे में असमान स्वर वर्ण आ रहा है, और असमान स्वर वर्ण आने के कारण यहाँ इक वर्ण उ के स्थान पे हो जाएगा व। क्या हो जाएगा, व। तो ये बन जाएगा अपना ख ल। अब यहाँ से स्वर निकल गया, तो इसमें स्वर निकलने का ल आधा रह गया, व में आ गया स्वर मिल गया, ख ल व य म, खल वयम, यण संधि, और संधि का नाम रहेगा यण संधि, खल वयम। कह धन अस्से, कह धन अस्से में देखो यहाँ ये कह विसर्ग है, विसर्ग के बाद रस्व आ रहा है, तो ये उत्त विसर्ग संधि के नियम से हल होगी। उत्त विसर्ग संधि में 2 नियम होते हैं। एक नियम से अवग्रह होता है, अवग्रह का मतलब एक एस के आकार का चिन्ह जिसका उच्चारण रस्व ए में करते हैं, मानी बोलते समय इसको रस्व ए बोला जाता है। तो कह या विसर्ग है, विसर्ग के स्थान पर जाएगा ओ, और बाद में विसर्ग के बाद अगर रस्व ए आता है तो उसका अवग्रह का चिन्ह लगा देते हैं, उसके स्थान पे अवग्रह का चिन्ह लगा देते हैं, और उच्चारण करते समय इसको रस्व ए में बोला जाता है, रस्व ए में बोलते हैं।
तो कह प्लस अस्से में यहाँ ओ गया, तो ये बन गया को अस्से, को अस्से। उत्व विसर्ग नियम क। दूसरे नियम को समझ लो, दूसरे नियम से केवल यहाँ वही रहेगा, यहाँ अगर रस्व ए न आकर कोई व्यंजन वर्ण आए तो वो व्यंजन वर्ण वैसा का वैसा ही रहता है। जैसे नम है, धन है, नम है, तो विसर्ग के स्थान पे हो जाएगा ओ, और यहाँ व्यंजन है, व्यंजन में कोई परिवर्तन, दूसरे पद में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो ये बन जाएगा नमो नमः। ये नियम 2 से सिद्ध हुई, समझ गए। तो यह नियम पहला लग रहा है क्योंकि यहाँ रस्व आ रहा है, तो उत्तर विसर्ग का नियम 1 लिख दिया अपन ने, समझ गए। इसके बाद आते हैं 1 प्लस अन्वय। 1 प्लस अन्वय, तो यहाँ कै में भी ए है, यहाँ ए आ ही रहा है, तो दोनों का दीर्घादेश हो गया आ, और दीर्घादेश समान वर्ण आने पर अकर सवर्णी दीर्घ होता है, सवर्ण दीर्घ हो गया और बन गया एकान्वय। एकान्वय, दीर्घ संधि हो गई। मृग प्लस इंद्रम, यहां देखो मृग या रस्व ए है, या इकवर्ण आ गया ई, तो इसका जो यण संधि वाला नियम था उसका उल्टा नियम इसमें लगेगा। उल्टा नियम लगेगा मतलब इकवर्ण यहाँ बाद में आएंगे और भिन्न स्वर पहले आएगा। भिन्न स्वरों में ए आ ई उ कोई सा भी हो, उसके बाद इकवर्ण बाद में आ रहा है, तो ई का गुण होता है ए, उ का होता है ओ, री का होता है अर, ली का होता है अल, तो यहाँ ई आ गया तो ई का गुण हो गया ए गुणादेश हो गया, तो ये बन गया मृगेंद्रम, मृगेंद्रम, और संधि का नाम आ गया गुण संधि, गुण संधि। सह प्लस एव, सह प्लस एव, यहां देखो अब स्वर है ए है में, यहाँ एच वर्ण आ गया ए, तो यहाँ एच वर्ण होते हैं ए आई ओ औ, एच वर्ण को बोलते हैं ए आई ओ औ, ये एच वर्ण कहलाते हैं। तो अगर ये एच वर्ण बाद वाले पद में आते हैं तो होती है वर्दी, और अगर ये पहले आ जाए तो होती है अयादी संधि। संधि के 2 पद होते हैं, पहले वाले पद में एच वर्ण आते हैं, भिन्न स्वर आते हैं बाद वाले में तो अयादी होती है, और पहले वाले में भिन्न स्वर बाद वाले में एच वर्ण आए तो वर्दी होती है। तो इनमें वर्दी 2 ही वर्ण है, आई और औ। ए की वर्दी आई हो जाएगी, ओ की वर्दी औ हो जाएगी, आई रऊ अपने आप में वर्दी है ही, तो सह प्लस ए, तो यहाँ ये आई वर्दी हो गई, आई वर्दी हो गई, तो क्या बन गया ये सहैव, सहैव, और संधि का नाम अपन लिख देंगे वृद्धि संधि। स्पष्ट हम इस प्रकार ये संधि कार्य होता है। इस तरह बोर्ड में आपसे संधि का नाम भी पूछेगा, आधा नंबर संधि का और आधा नंबर संधि के नाम का वहाँ पूछा जाता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 में देखो, निम्नलिखितानाम पदानाम प्रकृति प्रत्यय निर्देश्यत, प्रकृति प्रत्यय निर्देशित करो, यानी धातु और प्रत्यय को अलग अलग करो। निम्नलिखित पदानाम प्रकृति प्रत्ययम निर्देशत, निम्नलिखित पदों में प्रकृति प्रत्यय का निर्देशित करो। पद का नाम प्रकृति प्रत्यय बताना है। पद है जैसे मैं लिख रहा हूं आपके सामने, फिर समझिए। पहला है रम्यत्वम, क में है रम्यत्वम। दूसरा है केसरिणी, ख में है केसरिणी। इसके बाद तीसरे में जनता, घ में है
अपराजिता, अपराजिता। अब देखो इनको रम्यत्वम, ये ध्यान रखना है, प्रत्यय तो शब्द के बाद में जुड़ते हैं, प्रत्यय शब्द के बाद में लगते हैं, उपसर्ग शब्द के पहले, उपसर्ग शब्द के पहले लगते हैं, प्रत्यय शब्द के बाद में जोड़े जाते हैं। समझ गए? तो ये प्रत्यय हैं, ये शब्द या धातु के बाद में ही जोड़े जाएंगे। हमें बाद वाले पद को देखना है कि कौन सा प्रत्यय है, और अगर पहले उपसर्ग हो उसको अलग कर दो, उपसर्ग अलग होगा ही होगा, बीच में शब्द या धातु आ जाएगी। तो रम्यत्वम में देखो, रम्य शब्द है, इसमें रम्य शब्द है और त्वय प्रत्यय, रम्य शब्द है और त्वय प्रत्यय, ये तद्धित प्रत्यय शब्दों के साथ लगता है। केसरिणी, केसर, इसमें शब्द है धन इणी प्रत्यय, केसर शब्द है और इणी प्रत्यय। जनता, जनता में देखो इणी स्त्रीलिंग वाचक प्रत्यय, तभी तो केसरिणी बना, इसमें तद्धित प्रत्यय है जन शब्द है और तल प्रत्यय, जन प्लस तल। अपराजिता में अप धन परा, धन परा, धन जी, धन कत, और स्त्रीलिंग में अपराजिता बन गया है, धन परा, धन जी, धन कत। तो देखिए ये चारों प्रश्न रम्य प्लस त्वय हो गया, केसर धन इणी हो गया, जन प्लस तल हो गया, परा जी प्लस कत हो गया। अगर इसको हम स्त्रीलिंग में प्रत्यय जोड़ के बनाते तो टाप प्रत्यय जुड़ता है, लेकिन इसी में इसका स्त्रीलिंग वाचक हो जाएगा पराजिता। क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्नलिखित पदानाम वाक्य प्रयोगम कुरुते, यानी इन शब्द को जोड़कर वाक्य निर्माण करना है। निम्नलिखित पदानाम वाक्य प्रयोगम कुरुते, यानी निम्नलिखित पदों को जोड़कर वाक्य निर्माण करो। जैसे पहला है बाल है, नंबर 1 पे बाल है, खेमे हैं अपत्ति, कैमे हैं विषय, और घ में हैं सर्पै। इस तरह के शब्द दिए हुए आएंगे, अपन को वाक्य बनाने हैं। तो देखो वाक्य निर्माण के लिए सबसे अच्छा तरीका यह होता है कि दिए गए शब्द को ध्यान से पढ़ा जाता है। पढ़ करके उनका अर्थ याद करते हुए इससे ये शब्द का यह अर्थ है और इससे ये वाक्य बनेगा। तो जैसे बाल है, बाल यानी बाल, बच्चा, बच्चे के लिए आ रहा है। अपत्य यानी संतान, विषय देश है, ये देश से संबंधित विषय संबंधित आ गया। सर्प यानी सर्प होता है। तो सबसे पहले अपन बाल का लेते हैं। तो बाल है, बाल है यानी बच्चा हो गया ना। तो बाल है उच्च ही रोदते, बाल है उच्च ही
रोदिति, रोदिति आएगा, बाल है उच्चई, रोदिति, बालक जोर से रोता है। और जिसको बनाए शब्द को बनाएंगे जोड़ कर उसको रेखांकित कर देंगे। भाई इस शब्द को जोड़कर हमने वाक्य रचना की है। अपत्य, अपत्य क्या मतलब होता है? संतान। सर्वदमन, सर्वदमन है दुष्यन्तस्य अपत्यः आसीत्। सर्वदमन दुष्यन्तस्य अपत्य आसीत्, सर्वदमन दुष्यंत का पुत्र था। विषय यानी देश से संबंधित आ गया, यानी किसी अपने देश विशेष से, तो अयम अस्माकं देश, अयम विषय अस्माकं देशस्य अस्ति, अयम विषय अस्माकं अस्ति, अस्माकं देशस्य अस्ति कर लो यहाँ पे। अयम विषय अस्माकं देशस्य अस्ति, यह विषय हमारे देश का है। फिर सर्प है, सर्प यानी सर्प होता है उद्याने, उद्याने कृशन सर्प है अस्ति, उद्यान में काला सर्प है। तो इसमें सर्प को जोड़ा, ये सर्प आ गया, ये विषय आ गया, ये अपत्य आ गया। इससे हमें ये मालूम रहता है भाई हमने इन शब्दों को जोड़कर ये वाक्य रचना बनाई है। समझ गए? इस तरह वाक्य रचना हो जाएगी। तो जैसे बाल है उच्चई रोदिति, रोदिति रोता है। सर्वदमन दुष्यन्तस्य अपत्य आसीत्, सर्वदमन दुष्यंत की संतान है या पुत्र है। अयम विषय अस्माकं देशस्य अस्ति, यह विषय हमारे देश का है। उद्याने कृशन सर्प अस्ति, उद्यान में काला सर्प है। स्पष्ट? इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 4, प्रश्न नंबर 4 जो है उसमें निम्नलिखित पदानाम समास विग्रह कुरत। निम्नलिखित पदानाम समास विग्रहम कुरत। अब समास विग्रह देखो, समास के भी दो ही पद होते हैं, एक समस्त पद। समास के कितने पद होते हैं? 2। पहला है समस्त पद और दूसरा है विग्रह पद। समस्त पद, विग्रह पद। समस्त पद तो जो होता है जब पद को मिला, विग्रह पद को मिलाकर जब लिखा जाता है उसे समस्त पद कहते हैं, और बिखरे हुए पद को विग्रह पद कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिए विग्रह पद है, उस विग्रह को हमें समस्त पद बनाना है। विग्रह क्या करना है? समस्त पद बनाना है और उसमें प्रयुक्त समास का नाम भी लिखना है। जैसे पहला है माता च पिता च, कै में है माता च पिता च, माता च पिता च रामश्च कृष्णश्च, रामश्च कृष्णश्च। तीसरा है राजा चासौ ऋषि च, राजा चासौ ऋषि च, उद्वेगेन सहितम
उद्वेगेन सहितम। ये देखो, अब इनका हमें क्या करना है, सभी मैंने आपको बताया था विग्रह है, समस्त पद बनेगा और उसमें प्रयुक्त समास का नाम लिखा जाएगा। समास में पहले भी बताया था कि शब्दों का मेल होता है, जैसे संधि में भी वर्णों का मेल हुआ था, ऐसे समास में दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं, दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को संधि कहा जाता था। तो माता च पिता च, अब देखो इसमें दोनों पद प्रदान हो रहे ना, यानी अब माता का प्रदान है कि पिता है, माता और पिता दो हैं, माता और पिता, तो दोनों पद प्रदान हो गए ना। और दोनों पद जिसमें प्रदान होते हैं वो द्वंद्व समास कहलाता है। ये द्विवचन और बहुवचन में बनाया जाता है। माता च पिता च में बन गया माता, द्विवचन में पितरौ, माता पितरौ, और समास का नाम आ जाएगा द्वंद्व समास। ठीक है। इसके बाद अगला देखो, रामश्च कृष्णश्च, इसमें भी दोनों पद प्रदान है, एक राम है और एक कृष्ण है, राम और कृष्ण, राम और कृष्ण। तो राम कृष्णौ द्वंद्व समास हो गया इस समय, राम कृष्णौ द्वंद्व समास, राम कृष्णौ द्वंद्व समास है। राजा चासौ ऋषि च, राजा है जो ऋषि, अर्थात राज ऋषि, राज ऋषि, ये हो गया कर्मधार, यानी इसमें एक पद विशेषण और एक पद विशेष है। यानी ऋषि कैसा है कि वो राजा का है। उद्वेगेन सहितम, उद्वेगेन सहितम, अब उपसर्ग आ रहा है, अब जुड़ेगा, जब उपसर्ग पहले जुड़ जाएगा तो सहज से पहले हो जाएगा तो ऊ का गुण हो जाएगा ओ, तो सोद्वेगम, सोद्वेगम, उद्वेगेन सहितम सोद्वेगम, अव्ययभावी समास। समझ गए प्यारे बच्चों। इस तरह ये प्रश्नोत्तर आपके हल करवा दिए हैं। पहले में संधि थी, दूसरे में प्रकृति प्रत्यय कर दिए, प्रत्यय बाद में, उपसर्ग पहले जुड़ते हैं, और तीसरे प्रश्न में वाक्य प्रयोग आया था, और चौथे प्रश्न में समास आ गए, जिसमें समास में शब्दों का मेल होता है तो संधि में वर्णों का मेल होता है। इस तरह ये अपना जंभस्व सिंह दंतास्ते गणित से कि हे शेर मुंह खोलो मैं तुम्हारे दांतों की गिनती करूंगा, ये पार्ट 4 आपका पूरा होता है। अब अपने अपनी नोटबुक निकालिए और उसमें होमवर्क को नोट करिए। सभी अपनी डायरी नोटबुक में या डायरी में जो भी आपके पास उपलब्ध है वो निकालो और उसमें होमवर्क को नोट करो। कोई भी गलती कठिनाई आए वो आप ऑफलाइन क्लास चले उसमें आपको सोल्व करवा दी जाएगी। तो डायरी में गृह कार्य लिखिए। गृह कार्य में आपको देखो आज इस पाठ के क्वेश्चन आंसर वस्तुनिष्ठ से लेकर के व्याकरण के चारों प्रश्नों तक यानी संपूर्ण प्रश्नोत्तर करने हैं। पाठ 4 के संपूर्ण प्रश्नोत्तर हल करो व याद करो। साथ में आपको जो भी होमवर्क दिया जाता है उस होमवर्क को आप लर्न भी करोगे, याद भी करोगे, तो आपकी जो पीछे की जो भी आप पढ़ रहे पाठ वो तुरंत याद होते चलेंगे, तो हमारा जो भार है वो नहीं बढ़ेगा और हमारी याददाश्त में रहेगा। तो आज आपको ये पाठ 4 के संपूर्ण प्रश्नोत्तर हल करने और याद भी करने हैं। थैंक यू, धन्यवाद।